मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे। इस वीडियो लेक्चर में हमें संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करना है। संघीय कार्यपालिका अर्थात हमारी शासन का वह हिस्सा जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नीतियों एवं विभिन्न कानूनों को लागू कराने का कार्य करता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजों से रूबरू कराना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र के 4 आधारभूत स्तंभ क्या होते हैं। तो चलिए प्लीज आप लोग इस स्क्रीन पर फोकस करिए। सबसे पहले अगर हम बात करें विधायिका की, तो यह विधायिका हमारे शासन का वह हिस्सा है जो नीतियों एवं कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्यपालिका की, तो यह कार्यपालिका हमारे लोकतंत्र का वह हिस्सा है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने का कार्य करती है। और अगर हम बात करें न्यायपालिका की, ठीक है, तो यह न्यायपालिका हमारे शासन का वह हिस्सा है जो उस समय अपना कार्य करता है जब विधायिका और कार्यपालिका के बीच किसी कार्य को लेकर त्रुटि उत्पन्न हो गई हो या इनके बीच में किसी प्रकार का भेद उत्पन्न हो गया हो, उस समय रोल निभाती है न्यायपालिका, जिसका बेसिक काम क्या होता है, न्याय करने का। अब हम बात करें जो हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ आजकल कहा जाने लगा है, वह है हमारी मीडिया। और मीडिया का कार्य, इन तीनों का, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो आंतरिक हलचलें हैं उनको जनता के सामने लाने का कार्य होता है। यह कार्य करती है हमारी मीडिया। तो इस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के 4 आधारभूत स्तंभ हैं, हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी मीडिया। चलिए अब हम समझते हैं संघीय कार्यपालिका के लिए। आई होप सो आपकी समझ में यह आ गया होगा कि हम लोकतंत्र के किस स्तंभ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की सरकारें स्थापित की जा सकती हैं। एक होती है संसदीय सरकार और एक होती है अध्यक्षात्मक सरकार। अब ये संसदीय सरकार क्या है? तो संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक मतलब कहने को ही है, सिर्फ प्रमुख है, वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित नहीं है। जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी वास्तविक प्रधान कौन हुआ? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है? इस मंत्री परिषद का प्रमुख है। यानी कि इस संसदीय सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है। इसमें शीर्षस्थ पर तो बैठे हुए हमारे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका के सिर्फ औपचारिक प्रधान है। वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में संकेंद्रित है और इस मंत्री परिषद का प्रमुख है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी वास्तविक शक्तियां किसमें संकेंद्रित हैं? प्रधानमंत्री में। अब एक दूसरे प्रकार की सरकार है, वो कहलाती है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार में शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है, जैसे कि अमेरिका में। अब संसदीय सरकार को अगर हम और विवेचित करें तो संसदीय सरकार को हम कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में देखने को मिलती है। दूसरी ओर अध्यक्षात्मक सरकार को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था की सरकार भी कहा जाता है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है अमेरिका, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका आदि में। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की सरकारें हो गई, एक है संसदीय सरकार और एक है अध्यक्षात्मक सरकार।
हमारे यहाँ जो सरकार पाई जाती है वो है संसदीय प्रवृत्ति की सरकार। अब इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की कार्यपालिका भी कुछ देशों में देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है सामूहिक कार्यपालिका। क्या कहते हैं इसे हम? सामूहिक कार्यपालिका। इस प्रणाली में शक्तियां अंतिम रूप से एक व्यक्ति में संकेंद्रित ना होकर व्यक्तियों के एक समूह में संकेंद्रित होती है, मतलब व्यक्तियों के समूह में ये शक्तियां बटी हुई रहती हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यीय संघीय परिषद में सन्निहित होती है। परिषद के सदस्य शासन शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं, मतलब सभी सदस्यों में एक जैसी शक्तियां विद्यमान होती हैं और इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। परिषद के सदस्य को क्रमवार अध्यक्ष बनने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में कुछ इस प्रकार का मॉडल देखा जाता है सरकार का, जिसे कहा जाता है सामूहिक कार्यपालिका। अब अगर अपन बात करें भारत की, तो भारत में ब्रिटेन के समान ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, मतलब जिस प्रकार का ढांचा ब्रिटेन का है उसी प्रकार का ढांचा भारत का है। परंतु ब्रिटेन, फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रिटेन एक राजतंत्र है तो भारत एक गणतंत्र है। अब क्या अंतर होता है राजतंत्र में और गणतंत्र में, तो आप इस स्क्रीन पर फोकस करिए। अगर हम बात करते हैं राजतंत्र की, तो राजतंत्र में एक ही परिवार के व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी उस देश पर राज करते हैं। और क्या होता है गणतंत्र, तो गणतंत्र की अगर हम बात करें तो गणतंत्र में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश पर शासन करता है, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए। सब चीजें हम पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन सी पद्धतियां इसमें लगती है, चुनाव की गणना कैसे होती, ये सारी चीजें हम इसी लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। लेकिन जो ढांचा है सरकार का, संसदीय ढांचा, वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, जैसा कि अभी हम समझते हुए आए हैं। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा वे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये भी हमने पढ़ा है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है, किंतु जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, वहीं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रकार भारत में एक संसदीय लोकतंत्र तथा गणराज्य स्थापित है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, आई होप सो, गणराज्य का मीनिंग। संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है, संघ अर्थात यूनियन से संबंधित है। भाग 5 का अध्याय 1 जो हम कवर करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचना करता है। संघ मतलब हमारा केंद्र, केंद्र के बारे में है ये अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 58। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने ये चीज पहले समझा दी थी। जहां विधायिका का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना है, तो वहीं कार्यपालिका का कार्य इन विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना होता है। न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करने एवं न्याय देने का दायित्व सौंपा गया है। क्लियर? अब भाग 5 के अध्याय 1 से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद हैं? सबसे पहला प्रावधान है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति।
अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं मतलब योग्यताएं। कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए, इसका संपूर्ण विवरण दिया हुआ है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 तो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 प्रावधान करता है भारत के उपराष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह है 52 से लेकर 62 तक। अनुच्छेद 63 बताता है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 64 तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन, ये गलत हो गया है, पदेन नाम है यहाँ पर, पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 तो राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 70 तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब अपन बात करते हैं मंत्री परिषद के बारे में। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75 तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यहाँ पर किए गए हैं। अब अपन बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 76 का, इसमें है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, इसके अनुसार भारत की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। अनुच्छेद 78 तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब अपन शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है तथा संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां उसमें निहित हैं, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। तो अनुच्छेद 53(1) क्यों आवश्यक है? क्योंकि अनुच्छेद 53(1) ये बताता है कि भारतीय शासन प्रणाली की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है और भारत का राष्ट्रपति या तो इनका प्रयोग स्वयं से करता है या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अब राष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यताएं हैं? तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताओं का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, कहां कहां पर? भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। तो यहाँ पर एक बात और देखने लायक है, लाभ का पद।
धारण करता है तो राष्ट्रपति पद के लिए वह व्यक्ति योग्य नहीं होगा। अब लाभ का पद क्या है? तो जैसे आप समझिए, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा एग्जाम जब क्रैक होगा तो हम एक ऐसी जॉब करेंगे जिसके अगेंस्ट में हमको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, इसीलिए हमारा पद कहलाएगा लाभ का पद। परंतु राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यों के राज्यपाल हो और संघ अथवा राज्यों के मंत्री हो, इनका पद लाभ का पद नहीं कहलाता, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इन्हें लाभ के पद की श्रेणी से बाहर रखा गया है। क्लियर? तो ऐसा कोई भी पद जो व्यक्ति ने किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हासिल किया है और जिसके अगेंस्ट में उसे वेतन मिल रहा है, वह पद कहलाएगा लाभ का पद। परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के जो पद हैं वे लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों? ये प्रावधान इसीलिए किया गया है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है, ठीक है, वही राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करे। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा उठा और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगा। ठीक है, इस वजह से ऐसा प्रावधान 1997 के बाद कर दिया गया कि जिसमें एटलीस्ट 100 मेंबर्स जो कि उसके वोटर्स हों, वो उनमें से 50 लोग ऐसे हों जो उसके नाम को प्रस्तावित करें और 50 लोग ऐसे हों जो उसके नाम को अनुमोदित करें। 1997 से पहले यह दायरा 10-10 कैंडिडेट्स का हुआ करता था। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि का भी प्रावधान है जो कि 15,000 रुपए है। 1997 से पहले यह 2,500 रुपए हुआ करती थी। 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन करके प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या तथा जमानत राशि को इसलिए बढ़ा दिया गया जिससे कि ऐसे उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्लियर है? इसलिए सीरियस कैंडिडेट्स को ही चुनाव लड़ने का मौका मिले, यही कारण है कि ये शर्त रखी गई कि 50 मतदाता उस कैंडिडेट का नाम प्रस्तावित करें और 50 मतदाता उस कैंडिडेट का नाम अनुमोदित करें। 1997 से पहले यह आंकड़ा 10-10 कैंडिडेट का था और ऐसा कोई उम्मीदवार जिसे कुल वैध मतों का 1/6 मत भी ना मिल पाए सॉरी, तो ऐसे व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। कौन सा व्यक्ति होगा कि जिसे कुल वैध मतों का 1/6 मत भी ना मिल पाए, उसकी जमानत राशि यहां पर जब्त हो जाएगी। अब आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। याद रखिएगा, वो संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर निर्वाचन से पहले वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से ही उसका स्थान उस सदन में रिक्त समझा जाएगा। मतलब जिस दिन रिजल्ट आया और इस बात का पता चला कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है, उस दिन से ही उस व्यक्ति का स्थान उस सदन में रिक्त समझा जाएगा जिस सदन का वह सदस्य है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद भी ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब जब तक वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन है, वो राष्ट्रपति पद के अलावा कोई अन्य पद भी ग्रहण नहीं करेगा। यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 59। अब अनुच्छेद 57 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य है, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस प्रश्न पर संविधान मौन है। इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति चाहे जितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में जैसा प्रावधान है, अमेरिका के प्रावधान के अनुसार
एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। अतः कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गया हो और बार बार जीत रहा है तो वो बार बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। परंतु भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार, एक बार 1952 में और एक बार 1957 में इस पद हेतु चुना गया था। इसके बाद कोई भी व्यक्ति 2 बार रिपीटेटिवली भारत का राष्ट्रपति नहीं बना। ठीक है, तो आप अनुच्छेद 57 को याद रखिए कि 57 किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का वर्णन करता है और कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है इसके बारे में संविधान मौन है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई व्यक्ति चाहे जितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बहुत अवेटेड टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, यहां पर मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, मनोनीत सदस्यों को यहां पर स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं। कहां पर? राज्यसभा में। और लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि इनका मनोनयन होगा, किनका? 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 54 प्रावधान करता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों का एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों की विधानसभाओं में प्रावधान है कि अगर वहां का राज्यपाल चाहे तो एक सदस्य, एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को वहां पर मनोनीत कर सकता है। और अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य चाहे वे मनोनीत हों या फिर निर्वाचित हो, विधान परिषद के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है। एक और ध्यान रखने लायक वाली बात है और वह यह है कि 70वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1992 में। इस 70वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के जो कि संघ शासित क्षेत्र हैं, इन राज्यों में विधानसभाएं हैं। तो इन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया है। मतलब 70वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान कर दिया गया है कि दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी अब राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत हों, और दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो अब हमको क्या क्या याद रखना है, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। तो हमारी संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और सभी राज्य की सिर्फ विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के भी सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके बाद दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के भी कौन से सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो कौन कौन भाग नहीं लेगा? तो जो भाग नहीं लेंगे वो हमारी संसद अर्थात
लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य यहां पर भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और कौन? विधान परिषद के, जो कि जिन भी राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो इन विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे, चाहे भले वे निर्वाचित हों या फिर वे मनोनीत हों। वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ में अब ये चीज आ गई होगी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान देगा और कौन मतदान नहीं देगा। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है। बस आप इस बोर्ड पर फोकस करते जाइए। ठीक है, शुरू करें। चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। अभी मैंने ये चीज क्लियर करी थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। तो ये एक ऐसी निर्वाचन प्रणाली है जिसमें हम डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि हमारे द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो। जैसे आप समझिए कि एक सिस्टम होता है, जैसे हम किसके चुनाव में वोट देते हैं? हम वोट देते हैं सांसदों के चुनाव में, मतलब कि लोकसभा के। ठीक है, हम वोट देते हैं विधायकों के चुनाव में, मतलब कि विधानसभा के चुनाव में। और इन चुनावों में जीतने का एक सिस्टम लागू होता है जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका तात्पर्य होता है कि जिस कैंडिडेट को जितने ज्यादा मत मिलेंगे वो कैंडिडेट विजेता कहलाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनावों में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें वरीयता क्रम के अनुसार चुना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति के चुनावों का, फिर हम आते हैं इस वरीयता क्रम पर। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। मतलब हम भारत की जो जनता है वो डायरेक्टली इसमें वोट कास्ट नहीं करेगी, मतदान नहीं देगी। हम चुनते हैं किसे? सांसदों को, एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर विधायकों को। और ये लोग, जैसा कि अभी मैंने बताया था, अपन ने पूरा पढ़ा है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, और फिर ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस प्रणाली को कहा गया है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब जो प्रोसेस होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, वो बताता है कौन? अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में प्रावधानित हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 और हमारी संसद के द्वारा बनाया गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 काय का प्रावधान करता है? वे इस बात का प्रावधान करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से होगा। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से होगा। मतलब दो पद्धतियां राष्ट्रपति के चुनाव में लगती हैं। एक हो गई आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और दूसरा हो गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, तो अब ये है क्या होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली? दो प्रणाली मैं फिर से लिखकर बता रहा हूं आपको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इनको याद रखना आप। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।
मतलब गुप्त का मतलब ये होता है कि एक कैंडिडेट ने किसको वरीयता दी और कितनी वरीयता दी, और दूसरे कैंडिडेट ने किसको कितनी वरीयता दी, ये दोनों आपस में नहीं जान सकते, इसलिए मतदान कैसा होता है, गुप्त होता है। तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। मतलब जिस फॉर्मूले से आपने मध्य प्रदेश के एक विधायक का मतमूल्य ज्ञात किया है, बिल्कुल उसी फॉर्मूले से आप दूसरे राज्य महाराष्ट्र या भारत के सभी अन्य राज्यों के विधायकों का मतमूल्य ज्ञात करोगे। ये अर्थ होता है मापन में एक रूपता रखी जाएगी का। अतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो सिद्धांतों को अपनाया गया है। पहला है समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत। अभी क्या कहता है ये समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत? तो इसके अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मतमूल्य के मापन में एक रूपता तथा विभिन्न राज्यों और संघ के प्रतिनिधियों में समतुल्यता रखी जाएगी। वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस फॉर्मूले से आप किसी एक राज्य के विधायक का मतमूल्य निकाल रहे हो, बिल्कुल उसी फॉर्मूले का यूज करके आप भारत के सभी अन्य राज्यों के विधायकों का मतमूल्य निकालोगे। फॉर्मूला या फिर मतमूल्य निकालने की पद्धति समान होगी। दूसरे शब्दों में सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतमूल्य के निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्य का योग संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्य के योग के समतुल्य अर्थात समान होगा। क्लियर है? यानी कि हम राज्यों के विधायकों के मतमूल्य का जो आंकड़ा आया है उसका प्रयोग करके हम सांसदों का मतमूल्य निकालेंगे। ये अर्थ है किस बात का कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्य का योग संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्य के योग के समतुल्य अर्थात समान होगा। इसे ही कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। मतलब समतुल्यता रखी जाएगी सांसदों और विधायकों के मतमूल्य। मैं एक एक कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार विधानसभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों के मतमूल्य की गणना निम्न प्रक्रिया से की जाती है। कैसे? सबसे पहले एक और चीज याद रखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या है। समझ में आई बात? मतलब यहां पर हम जनसंख्या का जो आंकड़ा लेंगे वो 1971 की जनसंख्या का आंकड़ा लिया जाएगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। आई बात समझ में कि 84वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 84वां संविधान संशोधन इस बात का प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 55 में संशोधन किया गया और 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या का जो आंकड़ा लिया जाएगा वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम जितने भी आंकड़े यूज करने जा रहे हैं वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही लिए जाएंगे। ठीक है, अब किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणित 1000। ठीक है, तो संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे 1971 में मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 3,17,180 और हमारे यहाँ सांसद कितने हैं? तो हैं 230 गुणित 1000। तो ऐसे करके हम निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं संसद के एक सदस्य का मतमूल्य, वो था विधायक का, ये था संसद। ऐसे करते हुए हम निकालेंगे सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्य का
योग। मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी मध्य प्रदेश का निकालेंगे, ऐसे करके हम भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के हर एक विधायक का मत मूल्य निकाल के उनको जोड़ देंगे। उससे जो आंकड़ा आएगा तो हमें प्राप्त होगा उससे सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब जो दूसरी प्रक्रिया है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सिद्धांत। ये क्या कहता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है, मतलब अगर एक से ज्यादा प्रत्याशी खड़े हो गए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम में देगा। मतलब जैसे 4 लोग हैं तो उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऐसी वरीयता दी जाएगी, ना कि जैसे हम वोट देने के लिए जाते हैं कि एक नंबर दबा, वो बटन दबा दिया, जो कैंडिडेट हमें पसंद है उसके सामने वाला। ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपको वरीयता क्रम से मतदान करना है। जितने प्रत्याशी हैं, अर्थात प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देगा। यदि कुल 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता तीनों प्रत्याशियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय वरीयता क्रम के अनुसार अपना मत देगा। क्लियर है? अब अपन चलते हैं गणना की ओर। ठीक है, प्लीज स्क्रीन पर आप फोकस करते जाइए। ठीक है, अपन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति के चुनाव की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो हम निकालना चाह रहे हैं एक विधायक के मत का मूल्य। हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? अपने मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य, आंकड़ा हमें लेना है कब का? 1971 का। ये कैसे निकालेंगे? 1971 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो कि कितनी थी? जो कि थी 3,17,180 बटे, सही लिखा ना? हाँ, 3,17,180 बटे 230, जो कि मध्य प्रदेश के निर्वाचित विधायक हैं, गुणित 1000। ठीक है, तो ये आंकड़ा लगभग आता है 130.50 के, यानी इसको हम समतुल्य ले लेते हैं 130 के। यानी मध्य प्रदेश के कुल निर्वाचित 130, यानी मध्य प्रदेश के एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य हो गया हमारा 130। तो मध्य प्रदेश में विधायक कितने हैं? कुल 230। तो कुल विधायकों के मत का मूल्य कितना हो गया? 230 गुणित 130, यानी कि 30, ये आएगा 29,900। ये हो गए मध्य प्रदेश के कुल 230 विधायकों के मत का मूल्य, जो कि कितना है? 29,900। अब ऐसे करते हुए भारत के सभी राज्य एवं 2 संघ शासित क्षेत्र हमारे यहाँ, कौन कौन से? दिल्ली व पौंडीचेरी के सभी विधायकों, निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य निकालेंगे हम, उन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, और एडिशन के बाद ये जो फिगर है ये आता है हमारा 5,49,474। ठीक है, ये हो गया भारत के सभी राज्य व 2 संघ शासित क्षेत्रों के विधायकों का मत मूल्य। कितना? सॉरी, 5,49,474। ठीक है, कैसे निकाला हमने? तो फॉर्मूला तो था ही हमारा, उस राज्य की कुल जनसंख्या, लेकिन किसके अनुसार? 1971 के अनुसार, बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक गुणित 1000। तो ये लगभग आ रहा था हमारा 130.50। उसको राउंड फिगर हमने ले लिया 130।
तो मध्य प्रदेश के कुल निर्वाचित विधायकों का मत का मूल्य कितना हो गया? 29,900। ये अकेला निकल गया मध्य प्रदेश का। ऐसे ही आप निकाल लो सभी राज्यों का, ठीक है। और 2 संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हो गए हमारे? दिल्ली व पुदुचेरी, ठीक है। इन सब का निकाल लो और उनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो फिगर आ रहा है हमारा वो है 5,49,474, ठीक है। आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 5,49,474 क्या है। तो 5,49,474 भारत के सभी राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पौंडीचेरी के विधायकों का मत का मूल्य है, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम सभी सांसदों के मत का मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। 474, ठीक है। तो अब इस फिगर को आप लोग याद रखिए, क्या है? 5,49,474 और ये है क्या? भारत के सभी राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य। अब ये 5,49,474 हो गए क्या? टोटल एमएलए, मतलब सभी विधायकों के मत का मूल्य। भारत में जितने भी विधायक है उन सभी के मत का मूल्य हो गया कितना? 5,49,474, ठीक है। अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि एक सांसद के मत का मूल्य कितना होगा। तो लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज क्लियर कर दूं कि लोकसभा में वर्तमान में जो कुल निर्वाचित सांसद हैं वो कहलाएंगे 543 और राज्यसभा में होते हैं 233, ठीक है। यानी कि कुल निर्वाचित सांसद कितने हो गए? 776। इस 776 का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो एक निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य बराबर 5,49,474 बटे 776, ये बराबर आएगा 708 के, ठीक है। तो कुल निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य ये बराबर होगा 708 गुणित 776 बराबर 5,49,408, ठीक है। क्लियर? तो ये वाला फिगर आ गया भारत के कुल सांसदों के मत का मूल्य और वो कितना है? 5,49,408 और ये 5,49,474 क्या है? तो ये भारत के कुल निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य और ये भारत के कुल निर्वाचित सांसदों के मत का मूल्य हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल वोट्स राष्ट्रपति के इलेक्शन के कितने हो गए? तो निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य कितना था? 5,49,474 और निर्वाचित सांसदों का कितना था? तो 5,49,408, यानी ये मिलाकर हो गया 10,98,882, ठीक है। 10,98,882। तो इतने वोट्स पड़ने हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये वाला आंकड़ा आया कहाँ से? कुल निर्वाचित विधायकों से। और ये वाला आंकड़ा आया कहाँ से? कुल निर्वाचित सांसदों से, ठीक है। फॉर्मूले मैंने आपको पहले बता दिए हैं किस फॉर्मूले से ये चीज़ आई है, यानी इतने वोट्स यहाँ पर पड़ने हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, हम अपनी कैलकुलेशन के लिए
ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन के लिए इस 10,98,882 मतों को मान लेते हैं 15,000 मत। यानी जो मैं आपको अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में समझाने जा रहा हूं, उसमें हम 10,98,882 के स्थान पर 15,000 कुल मतों को मानेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए मेरे हिसाब से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि हम 10,98,882 के स्थान पर मान रहे हैं कितना, 15,000। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेशन प्रारंभ करते हैं, कौन सी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। ठीक है, तो आर्टिकल 55(3) प्रावधान करता है किसका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का। ठीक है, अब समझना यहां पर एक और चीज है, न्यूनतम कोटा का प्रावधान। और न्यूनतम कोटा क्या होता है, न्यूनतम कोटा होता है कुल मत बटे 2 + 1। ठीक है, तो हमारे कुल मत तो कितने थे, 10,98,000, अभी अपन ने कैलकुलेट किए थे 10,98,882, ये हमारे कुल मत थे। ठीक है, इसकी जगह अपने कैलकुलेशन में हम यूज कर रहे हैं किसे, 15,000 को। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, अब समझिएगा ध्यान से, हमारा न्यूनतम कोटा कितना निकलेगा, 15,000 बटे 2 + 1, मतलब ये आएगा 7501 के बराबर। तो हमारा न्यूनतम कोटा कितना है, 7501। ठीक है, अब फिर से मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट्स 4 हैं, A, B, C और D, और कुल मत कितने हैं, 15,000। ठीक है, इस 15,000 में से पहले राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में A को मिलते हैं 5250 मत। ठीक है, B को मिलते हैं 4800 मत, C को मिलते हैं 2700 मत, और D को मिलते हैं 2250 मत। ठीक है, इन सबको ऐड करो तो कुल कितने हो रहे हैं, 15,000 मत। ये कौन से राउंड की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट राउंड की, पहले राउंड की। न्यूनतम कोटा कितना था हमारा, न्यूनतम कोटा था हमारा 7501। कैसे निकाला था हमने, कुल मत 15,000 बटे 2 + 1 करके। ठीक है, विश्व में किसी भी स्थान पर अगर न्यूनतम कोटा निकालना है तो यही फॉर्मूले का यूज होगा। अब जो पहले राउंड में, अब देखिए 5250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली प्रेफरेंस दी है A को, 4800 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली प्रेफरेंस दी है B को, 2700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली प्रेफरेंस दी है C को, और 2250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली प्रेफरेंस दी है D को। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, अगर 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति को अगर इनमें से किसी को चुनना है तो वो चुनेगा नहीं, वो वरीयता क्रम देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने, ये वो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने A को पहली प्रेफरेंस दी, B को चौथी, C को दूसरी और D को तीसरी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट राउंड में पहली प्रेफरेंस को लेंगे। तो इस पहली प्रेफरेंस में 5250 लोग ऐसे थे जिन्होंने A को पहली प्रेफरेंस दी, 4800 लोग ऐसे थे जिन्होंने B को पहली प्रेफरेंस दी, 2700 लोग ऐसे थे जिन्होंने C को पहली प्रेफरेंस दी, और 2250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने D को पहली प्रेफरेंस दी। कुल कितने हो गए, 15,000। टैली हो गया 15,000 से। क्या किसी को न्यूनतम कोटा 7501 मिला है, नहीं मिला। इसीलिए सबसे कम मत मूल्य वाला व्यक्ति कौन सा हुआ, D, क्योंकि सिर्फ 2250 लोगों ने ही
डी को पहली प्रेफरेंस दी थी। अब इस डी को हम निष्कासित कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब डी की जो 2250 वोट्स थे ये ट्रांसफर हो जाएगी सी, बी और ए के अकॉर्डिंग, इस अनुसार कि इन 2250 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस, क्योंकि ये तो पहली प्रेफरेंस थी, सेकंड प्रेफरेंस ए, बी और सी को भी तो दी होगी ना। तो ये 2250 जो वोट्स हैं वो ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे, समझिए। डी के पास कितने थे, 2250, ठीक है। अब डी को हम इस लीग से बाहर कर देते हैं, डी हो गया बाहर, ठीक है। अब डी के जो 2250 वोट्स थे उसमें से सेकंड प्रेफरेंस के अनुसार, क्योंकि इन 2250 कैंडिडेट ने सेकंड भी तो चुना होगा किसे, ए, बी और सी को। तो फॉर एन एग्जाम्पल 300 वोटर्स ऐसे थे इन 2250 में से, ये जो 2250 है इनमें से 300 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने ए को सेकंड प्रेफरेंस दी। ये हम सेकंड राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 1050 लोग ऐसे थे जिन्होंने बी को सेकंड प्रेफरेंस दी, इन 2250 में से, और 900 लोग ऐसे थे जिन्होंने सी को सेकंड प्रेफरेंस दी। टोटल हो रहा है ये 2250, ठीक है। तो अब ए के सेकंड राउंड में ए के पास कितने वोट्स आ गए, तो ए के पास आ गए 5250 प्लस 300 यानी 5550। बी के पास कितने आ गए, तो बी के पास 4800 प्लस 1050 यानी कितने हो गए, 5850। सी के पास कितने आ गए, तो 2700 प्लस 900 यानी 3600, ठीक है। ये कौन सी थी, सेकंड राउंड। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेकंड प्रेफरेंस के अनुसार। अब हम सेकंड राउंड में देखते हैं क्या किसी को न्यूनतम कोटा मिला 7501 का, किसी को भी नहीं मिला। तो इसमें सबसे न्यूनतम मत मूल्य किसके पास है, सी के पास। तो अब हम इस सी को लीग से हटाएंगे, हटा दो सी को, सी यहां आ जाओ तुम, ठीक है। और ये जो 3600 मत है सी के पास, उसमें हम चेक करेंगे कि इन 3600 लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस किसको दी है, और ये जो थर्ड प्रेफरेंस है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ए और बी में। हट जाओ तुम, ठीक है। अब इन 3600 में से फॉर एन एग्जाम्पल 1700 लोगों ने ए को थर्ड प्रेफरेंस दी, ठीक है, और 1900 लोगों ने बी को थर्ड प्रेफरेंस दी, ठीक है। तो अब थर्ड राउंड की अगर हम बात करें, इसको मिटा देते हैं अपन। थर्ड राउंड की अगर अपन बात करें तो थर्ड राउंड में ए के मत कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड राउंड में ए के मत हो रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दो, 5550 प्लस 1700 कितने हुए, 7250, और बी के 5850 प्लस 1900 7750, यानी ये न्यूनतम कोटा 7501 से ये ज्यादा आ गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन सिलेक्ट हो गया, बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गणना करते हैं राष्ट्रपति के चुनावों में, जिसमें वरीयता क्रम दिया जाता है। पहले राउंड में जिसको सबसे कम मिले हैं उसको लीग से बाहर कर देंगे, और ये चेक करेंगे कि या उसका जो मत मूल्य था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेकंड प्रेफरेंस के अनुसार। फिर सेकंड राउंड चालू होगा। सेकंड राउंड में भी अगर किसी को न्यूनतम कोटा नहीं मिल पाता है तो फिर उसमें जो सबसे कम मत मूल्य वाला व्यक्ति है उसके मतों को लेकर हम थर्ड राउंड के या थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर इस राउंड में किसी को नहीं मिला तो फिर ऐसे ही ये आगे चलता जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से बी जो है राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाएगा। इस प्रकार से गणना की जाती है राष्ट्रपति के चुनावों की या राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की पदावधि की। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह 5 वर्ष के पूर्व भी उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसे संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है और 5 वर्ष के पहले वो उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद त्यागेगा और अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसे हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपना पद धारण किए रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी मतलब नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता, क्योंकि पुराना वाला राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के पद पर बैठा रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। संविधान में यह उपबंध पद रिक्ति की स्थिति में शासनांतरण से बचने के लिए किया गया है। काय का उपबंध? इस बात का उपबंध कि राष्ट्रपति भले ही उसका कार्यकाल खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन वो तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पदावधि समाप्त होने के पूर्व ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। मतलब वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पहले पहले नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिए जाएंगे। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 62 में। एक केस था इनरी प्रेसिडेंशियल पोल 1974। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही उसका चुनाव करा लेना अनिवार्य है और इसे किसी भी आधार पर टाला नहीं जा सकता। यह प्रावधान अनुच्छेद 56(1) का के अधीन है, अर्थात राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाना चाहिए। मतलब किन किन से? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र या महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। मध्यावधि चुनाव द्वारा जो नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा तो वह पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों तक अपना पद धारण करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पुराने वाले राष्ट्रपति के बकाया कार्यकाल के लिए अपना पद ग्रहण करे। अगर इस प्रकार से नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद ग्रहण करेगा। जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से मतलब मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और उपराष्ट्रपति उस समय अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी उस समय उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का उस समय उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो आप याद रखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में तत्काल उपस्थित कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली ना रहे। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान की। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश उस समय उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और शपथ किस प्रकार से ली जाएगी? मैं मतलब जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहा वो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, मतलब पदीय कर्तव्य की शपथ है। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, तो संविधान की शपथ है। एवं भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। जब कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, मतलब जैसे उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, अथवा उसके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो वह भी इसी प्रकार की शपथ ग्रहण करेगा। मतलब अगर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनता है तो अभी वह इस प्रकार की शपथ ग्रहण करके ही राष्ट्रपति का पद संभालेगा। राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं है। तो कहां पर है इसका प्रारूप? अनुच्छेद 60 में। अब राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते। जनवरी 2016 के पहले भारत के राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी के रूप में दिए जाते थे। जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई, जिसके कारण सभी केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई। इस वृद्धि के ही परिणाम स्वरूप संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाने का फैसला भी किया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति को उपलब्ध वेतन और भत्ते इस प्रकार है। राष्ट्रपति के वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह और आयकर में उसे छूट है। मुफ्त चिकित्सकीय सुविधाएं, पूर्णतः सुसज्जित मुफ्त आवास, निःशुल्क उपचार पूर्ण जीवन भर। राष्ट्रपति को सरकार की ओर से एक पूर्णतः बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज S600 W221 पुलमैन गार्ड कार मिलती है। निःशुल्क फोन की सुविधा, मुफ्त यात्रा सुविधाएं एवं मुफ्त पेट्रोल। सचिवालय स्टाफ एवं प्रति वर्ष 60,000 रुपए का कार्यालय खर्च। इन उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त भारत सरकार 22.5 मिलियन रुपए प्रति वर्ष राष्ट्रपति के आवास के रखरखाव, स्टाफ, भोजन और विदेशी नेताओं की मेजबानी पर खर्च करती है। रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को निम्न सुविधाएं मिलती हैं। पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति के निधन के बाद उसके पति या पत्नी को पेंशन मिलती है, जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी होगी। एक सुसज्जित मुक्त बंगला टाइप 7 आकार का, 2 निःशुल्क लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन, एक निजी सचिव सहित 5 निजी कर्मचारियों पर खर्च के लिए प्रति वर्ष 60,000 रुपए का व्यय। ट्रेन व वायुयान से एक अन्य व्यक्ति के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, मुफ्त दिल्ली पुलिस सुरक्षा और एक सरकारी कार। ये रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को दी जाती है। 1951 में राष्ट्रपति की सैलरी 10,000 रुपए थी और 15,000 रुपए भत्ते के रूप में उसे दिए जाते थे। 1985 में यह सैलरी बढ़कर 15,000 रुपए और 30,000 रुपए भत्ते के रूप में उसे मिलने लगे। 1989 में भारत के राष्ट्रपति को 20,000 रुपए का वेतन और 10,000 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाने लगे। 1998 में भारत के राष्ट्रपति को 50,000 रुपए का वेतन के रूप में दिए जाने लगे। 2008 में फिर से इसमें संशोधन किया गया और राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख रुपए की गई और हाल ही में 2016 में इसमें संशोधन करके राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह कर दी गई।
अब राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो एक ही आधार है महाभियोग का और वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक की संज्ञा इसे इसीलिए दी गई है क्योंकि जब आप इतने बड़े पद पर आसीन, इतने गरिमामय पद पर आसीन किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लगा रहे हो तो वो आरोप एक अर्ध न्याय के बराबर हो जाता है, इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में, किसी भी सदन में इस महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ऐसा ही कोई भी व्यक्ति मुंह उठाकर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं ला सकता। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो कि दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे भले लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। लेकिन अगर किसी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित यह प्रस्ताव 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को प्राप्त होना अनिवार्य है। यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया है समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस सदन से अगर पारित हो जाता है तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार होता है। जब एक सदन से यह पारित हो गया उसके बाद यह प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में या तो राष्ट्रपति स्वयं जा सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को वहां पर भेज सकते हैं स्पष्टीकरण देने के लिए। जांच के पश्चात यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। क्लियर है? तो पारित कैसे होगा? जिस सदन में भी प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होगा और प्रस्ताव चला जाएगा दूसरे सदन में। और दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति या तो स्वयं जा सकते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को वहां पर स्पष्टीकरण के लिए भेज सकते हैं। और दूसरे सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो, और आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, अपन ने जैसे पढ़ा ना मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे लेकिन राष्ट्रपति को चुनने में भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यद्यपि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे भाग लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की। अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, और इस प्रकार उसका निर्णय अंतिम होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने
किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में उसके इस निर्णय के पूर्व किया गया कोई भी कार्य या घोषणा अवैध नहीं होगी। मतलब जैसे किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने या किसी व्यक्ति का चयन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित कर दिया है, ठीक है, और जिस समय अवैध घोषित किया जाए उसके पहले अगर उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई कार्य कर दिया है या कोई घोषणा कर दी है, वो कार्य या घोषणा अवैध नहीं माना जाएगा। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उस समय अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है या खंडित कर दी गई है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उस समय फलाने राज्य की विधानसभा खंडित थी या डिसॉल्व कर दी गई थी या समाप्त हो गई थी, ठीक है। तो अगर निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त भी है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन वैध माना जाएगा। अतः यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध नहीं होगा। यह संशोधन डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 के मामले के पश्चात पारित किया गया था, ठीक है। तो ये था भारत के राष्ट्रपति का पार्ट 1। अब इसका दूसरा पार्ट जो मैं कल दूंगा आप लोगों को, उसमें हम राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।